कहने को तो भारत का संविधान कहता है कि नागरिकों से जाति, धर्म, लिंग, भाषा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन ये भेदभाव कैसे 70 वर्षों से किया जा रहा है उसे देखना हो तो एक बार राजनीति की प्रयोगशाला कहलाने वाले बिहार को ज़रूर देखा जाना चाहिए। अब जबकि हम लोग 2025 में फिर से बिहार का विधानसभा चुनाव देखने वाले हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव भी तय हैं, तो एक बार फिर पलटकर 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव को देख लेना चाहिए। ये जो 2010 का चुनाव था वो लड़ा ही सवर्ण आरक्षण के मुद्दे पर गया था। पहले लालू यादव ने सवर्ण आरक्षण का मुद्दा उठाया और फिर हमारे मगध नरेश जरासंध यानी नीतीश कुमार ने भी वही राग अलापना शुरू कर दिया। जैसे ही सुशासन बाबू की सरकार बनी तो 27 जनवरी 2011 को कैबिनेट ने सवर्ण आयोग बनाने की मंजूरी भी दे दी। मंडल आयोग के दौर से सभी पार्टियां जो दलित पिछड़ों की बात कर रही थी उनमें ये बदलाव आया कि बिहार सवर्ण आयोग बनवाने वाला पहला राज्य बन गया। मंशा कथित तौर पर यह थी कि ऊंची जाति में जो गरीब लोग हैं उन्हें जाति के नाम पर बहिष्कृत न किया जाए। संविधान जैसी बराबरी की बात करता है उसी के मुताबिक उन्हें भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। नमस्कार, आज हम लोग सवर्ण आरक्षण की बात कर रहे हैं और सवर्ण आरक्षण की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जो कि काफ़ी गर्म है। जातीय जनगणना के जो आंकड़े बिहार के आने वाले हैं, इसलिए सवर्ण आरक्षण की बात एक बार फिर से होने लगी है। काफ़ी पहले इस पर एक आयोग बना था, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश DK त्रिवेदी की अध्यक्षता में बना था। इसके उपाध्यक्ष कृष्णा प्रसाद सिंह बनाए गए थे और सदस्यों में नरेंद्र प्रसाद सिंह, फरहत अब्बास और संजय मयूख प्रकाश जो थे वो शामिल थे। भाजपा कोटे के संजय मयूख जो थे उनको आयोग से बाद में हटा दिया गया और उनकी जगह रिपुदमन श्रीवास्तव सदस्य बनाए गए थे। जनवरी में गठन की मंजूरी मिली थी और 5 महीने बाद आयोग ने 25 मई 2011 को घोषणा की थी कि अगले 6 महीने में वो सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी। आयोग ने 11 जिलों में सर्वेक्षण के आधार पर 2013 में सरकार को एक रिपोर्ट दी। मतलब 2011 के 6 महीने बाद नहीं दी, 13 में दी, करीब 2 साल बाद, 4 गुना समय लगाकर। तो क्या थी भाई ये सवर्ण आयोग की सिफारिशें? ये सिफारिशें थी कि सालाना 1.5 लाख से कम कमाने वाले सवर्ण परिवार गरीब माने जाएंगे। गरीब सवर्णों को भी सभी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में रखे जाने की अनुशंसा भी की गई थी। कक्षा 1 से लेकर 10 तक के छात्र जिनकी पारिवारिक आय 1.5 लाख या उससे कम होगी, वैसे लोग अगर ऊंची जाति के हों तो भी उन छात्रों को छात्रवृत्ति मिले। यहाँ हमें ये भी पता होना चाहिए कि आयोग का गठन क्या पता करने के लिए हुआ था। तो ये सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल थे वो ये थे कि ऊंची जातियों में शैक्षणिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर समूहों की पहचान की जा सके। ऊंची जातियों में ऐसे वर्गों की पहचान करना जिसके पास दूसरे वर्ग की तुलना में आर्थिक लाभ के स्रोत सीमित हैं, ज़मीन भी इनमें शामिल है, उनके पास जो पुश्तैनी धंधे होते हैं उसकी महत्ता कम हो गई है। इन सारी चीज़ों का आकलन करना, उनमें पिछड़ेपन के कारणों की तलाश करना और उनके व्यापक हित के लिए सुझाव देना, तो ये सब कुछ शामिल था। और राज्य सरकार जो थी वो आर्थिक आधार पर एक पैमाना तय करके जिससे ऊंचे जाति के लोगों की पहचान की जा सके जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में रह रहे हैं, ये किया जा सके, इसकी कोशिश करने वाली थी। आयोग के रिपोर्ट को कभी भी पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया गया। 2013 में ये रिपोर्ट आई थी, अभी 2023 यानी 10 वर्ष बीत चुके हैं, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। हाँ, ये ज़रूर है कि 1.5 लाख रुपए से कम आमदनी वाले सवर्ण जाति के परिवारों के जो बच्चे प्रथम श्रेणी में 10वीं की परीक्षा पास करेंगे, प्रथम श्रेणी में अगर नहीं कर पाए तो कुछ नहीं मिलेगा, प्रथम श्रेणी में पास करेंगे तो आपको 10,000 रुपये की मामूली सी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। आयोग की अन्य सिफारिशों को लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को संबंधित विभागों से विमर्श करने के बाद 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी थी।
इसके बाद आयोग और उसकी सिफारिशों का क्या हुआ ये किसी को याद नहीं। हाँ, सवर्ण आरक्षण के नाम पर राजनीति करना कोई नहीं भूला है। नीतीश कुमार और जदयू जो है वो इस पर अपना पहला राजनीतिक हक मान लेती है। आज सवर्ण आरक्षण का विरोध करने वाली राजद तब इसकी हिमायती ही नहीं थी, बल्कि लालू यादव ने ही इसकी बात शुरू की थी। आज केंद्र की मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों को जो 10% आरक्षण देने का सिर्फ फैसला नहीं किया, बल्कि इससे संबंधित जो संविधान संशोधन थे उसे भी दोनों सदनों में पास करवा लिया है। उस वक्त बहती गंगा में हाथ धोने आए जदयू नेता अब ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही देश के वो पहले नेता हैं जिन्होंने सवर्ण आरक्षण की दिशा में पहला कदम उठाया था। कमेटी की सिफारिशों, आयोग की रिपोर्ट का उन्होंने क्या किया, इस पर बात करने ही वो भागने लगते हैं। लालू यादव और राजद जिस विवादित नारे के लिए जानी जाती है उसमें कहा जाता था भूरा बाल साफ करो। बिहार के सभी लोग जो भी 40 वर्ष के लपेटे में हैं वो सब इस नारे से वाकिफ़ होते हैं। ये जो चर्चा है ये बिहार की उन्हीं 4 जातियों की है जिनका जिक्र भूरा बाल साफ करो में आता है, यानी कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ यानी लाला। जो गरीब हैं, सामाजिक न्याय के नाम पर जंगल राज के दौरान इनका शोषण भी होता रहा है, लेकिन सरकार की गरीबी रेखा का जो पैमाना है उससे ये लोग बाहर हैं। संविधान जिस जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव न करने की बात करता है वो संविधान शायद इन पर लागू नहीं होता होगा। आजीविका के लिए इनके पास कुछ पुश्तैनी ज़मीनें थीं। अब बेटों की पढ़ाई और बेटियों की शादी के लिए मजबूरन ज़मीनें बेचनी पड़ रही है। सरकार के पास इनके लिए न तो कोई योजना है और ना ही ये सरकार की तरफ से गरीबों के लिए बनाई गई किसी कल्याणकारी योजना में जाति के कारण लाभ ले सकते हैं। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में ये दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन सरकार के आंकड़ों में ये आज भी सवर्ण यानी सशक्त वर्ग में शामिल हैं। अब आइए देखते हैं कि अपनी रिपोर्ट में सवर्णों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में आयोग ने क्या क्या बताया था। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि 46% सवर्ण कृषि पर निर्भर हैं और इसके बाद भी उनकी ज़मीनें बिक रही हैं। जाहिर है कृषि लाभ का धंधा नहीं है, तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये माना है कि बिहार के 46.3% सवर्णों का मुख्य पेशा कृषि है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में 46.3% सवर्ण कृषि पर निर्भर हैं और अगर जातियों की बात अलग अलग करके करें तो 37.7% ब्राह्मण, 62.5% भूमिहार, 49.8% राजपूत और 22.1% कायस्थ इनका मुख्य पेशा खेती है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि मुख्य पेशा होने के बावजूद सवर्ण अपनी ज़मीन बेचने को मजबूर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 10.5% से ज़्यादा भूमिहार अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। राजपूतों के लिए यह आंकड़ा 8% है, ब्राह्मण 5.8% और कायस्थों में 4.6% है। ओवरऑल अगर हम लोग कहें तो 7.5% सवर्ण अपनी ज़मीनों को बेच रहे हैं एवरेज निकालने पर। कृषि से पर्याप्त आमदनी और रोजगार नहीं होता है, ये सब लोग समझते हैं, इसलिए 18.1% आबादी हमेशा आय के दूसरे स्रोतों पर आधारित रहती है। दूसरे नंबर पर जो इनकी सिफारिश थी वो ये थी कि 55% सवर्णों के पास 1 एकड़ ज़मीन भी नहीं बची है। ये जांच की रिपोर्ट में आया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बिहार में 55.1% सवर्ण ऐसे हैं जिनके पास अब 1 एकड़ से भी कम ज़मीन बची है। लगभग 33.4% सवर्ण आबादी ऐसी है जिनके पास अपनी कृषि योग्य कोई भूमि नहीं है, मतलब 80% जो हैं वो ऐसे ही बाहर हो गए। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि बिहार में अब भी लगभग 20% सवर्ण आबादी के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। 19.9% आबादी कच्चा मकान और झोपड़ी में ही रहती है। केवल 47.8% सवर्ण ग्रामीण आबादी के पास अपना पक्का मकान है। 24.8% सवर्ण आबादी ऐसे लोगों की है जिनके पास अपना सेमी कच्चा मकान, मतलब आधा कच्चा आधा पक्का मकान है।
तीसरी फाइंडिंग जो थी वो ये थी कि बिहार के 36% सवर्ण गरीब रेखा से नीचे रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की जो 36.6% सवर्ण आबादी थी वो गरीबी रेखा के नीचे है, यानी सरकारी पैमाने पर ये बीपीएल कार्ड के हकदार हैं, जबकि 48.7% ग्रामीण आबादी के पास एपीएल कार्ड है, यानी एबव पॉवर्टी लाइन कार्ड। 14.2% आबादी का कार्ड नहीं बन पाया है। 79% आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित तौर पर सरकारी राशन की दुकानों की उपभोक्ता है। और चौथी फाइंडिंग ये थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहार तो शहरी क्षेत्रों में कायस्थ सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राह्मण 8.5%, भूमिहार के 13.2% और राजपूत के 8.6%, अंत में कायस्थ के 9.1% लोग बेरोजगार हैं। शहरी क्षेत्रों में ये 8.9%, 10.4%, 10.5% और 14.1% है। आंकड़ों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सवर्णों के 9.6% लोग बेरोजगार हैं, जिसमें से सबसे अधिक भूमिहार यानी 13.2% हैं। शहरी क्षेत्रों में जो 10.7% लोग बेरोजगार हैं, उसमें सबसे अधिक कायस्थ के 14.1% युवा बेरोजगार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 32.7% सवर्ण युवा ऐसे हैं जिन्हें रेगुलर सैलरी मिलती है। 34% युवा ऐसे हैं जो काम तो करते हैं लेकिन उन्हें अनियमित सैलरी मिलती है। 24.7% युवा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार पर निर्भर हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में 23.7% युवा अपना खुद का रोजगार करते हैं। 60.7% युवा ऐसे हैं जो रोजगार में हैं और रेगुलर सैलरी पर निर्भर करते हैं। ये सिर्फ रोजगार वाले युवाओं की बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में 90% युवाओं के पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में सवर्णों के मात्र 9.9% युवा ही ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन से ऊपर की पढ़ाई कर पाते हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में ये आंकड़ा महज 31.7% है। ओवरऑल ग्रामीण क्षेत्रों में 20.1% सवर्ण अशिक्षित हैं। शहरी क्षेत्रों में ये आंकड़ा 10% का है। शहरी क्षेत्रों में 11.6% ब्राह्मण, 9.1% भूमिहार, 10.5% राजपूत और 7% कायस्थ अशिक्षित हैं। ग्रामीण क्षेत्र के 49% सवर्ण के बच्चे गरीबी के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सवर्णों के बच्चों में से 49%, 49% बच्चे गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। 16% बच्चे घर पर काम की व्यस्तता के कारण स्कूल नहीं जा पाते। 9.6% बच्चों के अभिभावकों का मानना है कि पढ़ाई ज़रूरी ही नहीं है, क्या करेगा पढ़ के, नौकरी तो मिलेगी नहीं। वहीं शहरी क्षेत्रों में 28.6% बच्चे गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं, जबकि 28.6% बच्चे घर के काम की व्यस्तता के कारण पढ़ाई छोड़ जाते हैं। सातवीं फाइंडिंग ये थी कि 43.5% सवर्ण पलायन को मजबूर हैं और 65.6% नौकरी के लिए घर छोड़ते हैं। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 100 घर में से 43.5% सवर्ण पलायन को मजबूर हैं और इसमें सबसे ज़्यादा राजपूत हैं। इनकी संख्या 52.65% है, जबकि ब्राह्मणों में ये संख्या 38.7% है। भूमिहार में 40.97 और कायस्थ में 37.52%। पलायन करने वाले सवर्णों की औसत आयु जो है वो 33.15 वर्ष है और सवर्णों में सबसे ज़्यादा 65% के लोग नौकरी की तलाश में घर छोड़ते हैं। अगर बेहतर रोजगार की बात करें तो 20% और 10.4% लोग पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं। पलायन करने वाले 83.3% सवर्ण रोजगार की तलाश में अपने राज्य से बाहर जाते हैं, जबकि 5.5% अपने ज़िले में और 9.9% लोग अपने ही राज्य में पलायन कर रहे हैं। इन सुझावों पर अमल करने के लिए कमेटी तो बनी, लेकिन कमेटी की बैठकें नहीं हुई। सवर्ण आयोग के लिए सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में
एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी को हर 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन इस बात की जानकारी कहीं नहीं है कि इस कमेटी की आज तक कितनी बैठकें हुई, इन बैठकों में क्या सुझाव दिए, उन पर कितना अमल हुआ, इस सब का पता कहीं से भी आपको नहीं चल पाएगा। आयोग के सदस्यों ने 25 जिलों का सर्वेक्षण किया था। इसमें से 20 ग्रामीण जिले थे और 5 शहरी ज़िले थे। बिहार में शहरी ज़िले होते भी हैं, और होते हैं तो कैसे होते हैं ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आता। आपको अगर कभी समझ में आए तो मुझे भी बताइएगा ज़रूर। इन जिलों में लगभग 11,000 परिवारों तक ये टीम पहुंची थी और इस तरह से सर्वेक्षण हुआ था। अब इस रिपोर्ट पर बात क्यों नहीं होती, इस पर आते हैं। अब इस रिपोर्ट पर बात क्यों नहीं होती, इसे समझना है तो ये समझिए कि नीतीश सरकार के तमाम दावों की पोल ये रिपोर्ट खोल कर रख देती है। आज जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं वो शिक्षा पर बात करने के बदले रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टीका टिप्पणी करते दिखाई देते हैं। क्यों होता है ऐसा? जिस शैक्षणिक व्यवस्था में कथित रूप से समाज के सबसे दबंग सवर्ण जातियों की ग्रामीण आबादी में से 49% 49% पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हो, उस शैक्षणिक व्यवस्था में तथाकथित पिछड़ी जातियों, वंचितों, शोषितों, दलितों के बच्चों का क्या होता होगा? कितनी जगह मिलेगी, ये तो सोचा जा सकता है। ये सब तब हो रहा है जब कथित रूप से सुशासन सरकार जो है वो सबसे ज़्यादा शिक्षा पर ही खर्च कर रही है। सुशासन नहीं, सुशासन। शु का मतलब होता है जूता, जूते के जोर पर शासन करने वाला, सुशासन। तो पलायन को रोकने के लिए जो बड़े बड़े वादे नीतीश कुमार ने किए थे उसकी पोल भी ये रिपोर्ट खोल रही थी। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से 43.5% लोग जो पलायन करने को मजबूर थे उनका पता चल जाता था। इस रिपोर्ट ने बेरोजगारी दूर करने के सपने का भी पर्दाफाश कर दिया था। रिपोर्ट के हिसाब से 65.6% युवा नौकरी के लिए घर छोड़ने को विवश हैं, मतलब बिहार में नौकरियां भी नहीं जन्मी। वादा किया था कि भाई जो पलायन कर चुके हैं उन्हें वापस लेकर के आएंगे, बिहार में इतने रोजगार की सुनिश्चितता होगी कि बाहर इस्तेमाल हो रहे बिहारी हुनर को बिहार में ही रोजगार मिलेगा। पर सुशासन, जी हाँ, जूते से शासन चलाने वाले सरकार के उद्योग के जो वादे थे, बड़े बड़े प्रोग्राम जो थे, उद्यमों का, NRI का सम्मेलन जो हुआ था, इन सब से कोई भी उद्योग नहीं लगा। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जैसे ही सर्वेक्षण होता है और सुशासन की सच्चाई सामने आ जाती है तो उसे ढकने की सरकारी कवायद जो होती है वो भी उतनी ही तेज हो जाती है। मगध नरेश जरासंध यानी कि हमारे नीतीश बाबू के शासन में राजधानी के पास के क्षेत्रों में भी ऐसी स्थिति होती है, तो मिथिला के जो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा जैसे इलाके हैं जो राजधानी पटना से 300 किलोमीटर दूर हैं, वहाँ क्या होता होगा? ये भी माना जाता है कि विकास केवल नालंदा में होता है। आपको जो भी योजनाएं सुनाई देंगी बिहार सरकार की, वो सब आपको नालंदा में होती हुई दिखाई देंगी, बिहार शरीफ में होती हुई दिखाई देंगी। मगध नरेश जरासंध के बिहार के जो मिथिला, अंग और भोजपुर जैसे इलाके हैं उनके प्रति वो दृष्टिहीन हो जाते हैं। मुख्यमंत्री के काफिले पर पत्थर की बौछार या मारपीट जैसी घटनाएं जो होती हैं वो किन इलाकों में होती हैं वो देख सकते हैं आप। अभी जो जातिगत सर्वेक्षण हो रहा है उसके बारे में हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जातीय सर्वेक्षण कराएंगे पर आंकड़े नहीं बताएंगे। तय मानकर चलिए कि जातीय सर्वेक्षण के नतीजे आम लोगों के सामने नहीं आने वाले। बाकी चुनाव में इस जातिवाद से जो लाभ मिलेगा उसके लिए राजद और जदयू आपस में खींचतान तो करेंगे ही। आज्ञा दीजिए अब। जय भवानी।